तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है असहयोग आंदोलन, जो कि अंग्रेज समय में भारत का प्रथम जन आंदोलन था। ये भी बात क्लियर पहले तो स्पष्ट होनी चाहिए दिमाग में, यानी कि जिसमें समस्त भारतीय जनता ने भाग लिया, ऐसा पहला आंदोलन था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। क्या था असहयोग आंदोलन, क्यों ये स्टार्ट हुआ, क्या है इसकी पृष्ठभूमि, पूरा समझना है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फैक्ट बनने वाले हैं ना, मैं सारे फैक्टों को क्लियर करूंगा इस एक ही क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले कि भाई ये क्यों हुआ असहयोग आंदोलन, इसका रीजन क्या था, ठीक है। तो ऐसा है कि उस समय अंग्रेज सरकार जो थी, अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज प्रशासन ने कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जो भारतीय जनता को सही नहीं लगे। बहुत ध्यान से सुनिए, ये क्यों हुआ असहयोग आंदोलन, पहले मैं उस पर बात कर रहा हूँ, यानी कि ये क्यों हुआ, क्यों आया, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। अंग्रेज सरकार के द्वारा उस समय कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए जो भारतीय जनता उनसे रुष्ट हो गई। ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए, अपनी उन्होंने क्रूर नीति दिखाई, क्रूर और असभ्य, यानी कि क्रूर नीति और असभ्य तरीका भी उन्होंने दिखाया अंग्रेजों ने उस समय। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था, अगर हम बात करें तो नाम सुना होगा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट है ना, 1919। क्या था कि उसके द्वारा, पहले इसके बारे में भी समझ लेंगे। एक तो ये अधिनियम जो बनाया वो, और एक दूसरा है अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि बैक टू बैक दो घटनाएं होना अंग्रेज सरकार की तरफ से। तो इस बात से जो अंग्रेज सरकार थी, मतलब भारतीय जनता थी, वो अंग्रेजी जो शासन था उसके क्रूर और असभ्य रवैये से परेशान हो गई। और उस समय गांधी जी लेटेस्ट 1915 में अपनी कहाँ से आई थे। मैं आपको बता दूं भाई, 1915 में गांधी जी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कब आए थे 1915 में। अब 15 में आकर उन्होंने 17 में चंपारण वगैरह भी किया था, आंदोलन वगैरह ये, और उसमें उनको सफलता भी मिली। तो कहीं ना कहीं उस समय नए व्यक्ति आए हुए थे, पढ़े लिखे लोग थे महात्मा गांधी, समझ रहे हैं। तो रॉलेट एक्ट क्या था, मैं इसके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है। रॉलेट एक्ट, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। ये सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी उस समय, समझ रहे हैं। और उस समिति ने कुछ सिफारिश प्रस्तुत की थी। सिफारिश यानी कि यहाँ सिफारिश का अर्थ है कि ये बातें होनी है इसके अंतर्गत, समझ रहे हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत ये बातें होनी। तो उसको कहा गया रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब क्या है कि क्या था रॉलेट एक्ट में, इसमें क्या क्या बातें थी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए 1919 में आया, कई बार पूछा जाता, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट एक्ट थे, इसीलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट भी पड़ा, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें थी स्टूडेंट रॉलेट एक्ट वाली, क्योंकि असहयोग आंदोलन इसी से जुड़ा हुआ है। पीछे का हमें कुछ पृष्ठभूमि क्लियर होनी चाहिए, तो पहले समझ लेंगे। पहली बात क्या थी इसमें, अगर हम देखें, इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार ने बिना किसी वारंट के, ये बात समझ के चले जो इसमें वो थी, बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी, किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया, कईयों से उठा लिया, ठीक है। तो एक तो ये था रॉलेट एक्ट में प्रावधान, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। इसके तहत एक नया न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि एक प्रॉपर अलग न्यायालय बनाया अंग्रेजों ने अपना। बहुत ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, इन्होंने प्रॉपर एक अपना न्यायालय बनाया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। रॉलेट एक्ट के तहत न्यायालय तो और भी थे, लेकिन जो प्रॉपर अपना कह देते हैं एक अलग न्यायालय की स्थापना। ये न्यायालय अगर उस व्यक्ति को दंड दे देता था
ध्यान से सुनना, रॉलेट एक्ट के तहत अगर ये न्यायालय किसी व्यक्ति को दंड दे देता था भारतीय के को, तो उस दंड के खिलाफ भारत के किसी भी न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती थी। ये बहुत अच्छे तरीके से सुन लेना, ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसके बाद ये जो कानून था रॉलेट एक्ट, इसमें अंग्रेजी सरकार ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन ली। अगर हम देखें भाई, अब व्यक्ति ये भी बोल भी नहीं सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है आर्टिकल 19, कई बार हम पढ़ते भी हैं फंडामेंटल राइट में, ठीक है, राइट टू फ्रीडम में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अपनी बात रखने का अधिकार, वो भी छीन लिया। और इस एक्ट के तहत ही, रॉलेट एक्ट के तहत ही क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार के हाथ में ऐसी यानी कि शक्ति आ गई कि वह किसी भी भारतीय व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल सकती थी या देश से निष्कासित भी कर सकती थी। यानी कि ऐसी शक्ति, पावर आ गई थी। अब ये कैसी पावर थी आप समझ रहे होंगे। इसीलिए भारतीय जो जनता थी उसने इसको एक नाम भी दिया, काला कानून। इसीलिए कई बार एग्जाम में, मैं सब चीज़ें बाद में लिखाऊंगा, पहले एक एक चीज़ें सुननी है, बाद में इसको फिर एक नाम दिया गया काला कानून। इसलिए तो काला कानून कहा गया क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उठाना, बिना दोष सिद्ध किए उठा देना, जेल में डाल देना या देश से निष्कासित कर देना, ऐसा प्रावधान ये था। ये किसके अंतर्गत था? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था। फिर क्या हुआ कि ये जो रॉलेट एक्ट था, ये उस समय महात्मा गांधी चूंकि आ चुके थे अफ्रीका से, तो उन्हें मालूम था, उस समय वो ठीक ठाक व्यक्ति भी थे। 1917 का चंपारण वगैरह कुछ वो आगे पहुंच भी चुके थे जीतने के बाद, है ना। तो उनके साथ साथ अन्य जनता को भी ये चीज़ मालूम पड़ चुकी थी, भाई ऐसा एक्ट है, ऐसा कानून है, समझ रहे हैं। तो पीछे की पृष्ठभूमि क्लियर होगी इससे आपके। तो क्या है कि ये कुछ प्रावधान थे, तो इसको काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें निश्चित रूप से जो है अराजकता देखी गई, समझ रहे हैं, यानी कि अपना ही अपना देखा गया है, और इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। इसीलिए इसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, यानी कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ सीधे पकड़े जाते थे और जेल में डाल दिए जाते थे लोग भारतीय, ठीक है। एक बढ़िया सा प्रश्न जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेगा, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो सिपाही का एग्जाम हो, इस बात को प्रॉपर वे में याद रखो। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था? ये कभी परीक्षा में क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था? तो याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम था अराजक और, ध्यान से सुनना, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। मैं अभी लिखाऊंगा अभी इसे बाद में, पहले प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से सुन लें। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, यानी कि 1919 में आया, ठीक है। तो ये था रॉलेट एक्ट। इसका विरोध किया भारतीय लोगों ने। भाई सीधी सी बात है, विरोध करना भी जरूरी भी था इसका विरोध। क्यों? क्योंकि जनता को कईयों से किसी को उठाया और जेल में डाल दिया, तो ये अच्छी बात थोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं इसका तगड़ा विरोध हुआ, और इसी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए, बहुत बड़ी संख्या में। पूरी पृष्ठभूमि को समझना है। इसका विरोध के लिए, किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए लोग वहाँ इकट्ठे हुए, ठीक है। लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हुए, और जिस बाग में इकट्ठे हुए उसमें बाग में से निकलने का रास्ता भी एक ही था, ये भी मैं बता दूँ, याद रहेगा। यानी कि भगदड़ मच जाती तो एक ही रास्ते से निकला जा सकता है, और रास्ते में उस समय फौज भी लगी हुई थी उनकी, जो अपने सिपाही थे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ इकट्ठे हुए, और आपने सुना ही होगा, ये सब जानते ही हैं, फेमस है कि जनरल डायर ने फिर वहाँ आकर गोली चलाने का आदेश दे दिया अचानक। तो वह काफ़ी हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान, बहुत लोग मारे गए।
जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जो घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। ये कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी घटना कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई है, ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब बैक टू बैक दो घटना हो चुकी थी, एक तो रॉलेट एक्ट और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब गांधी जी क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी क्योंकि उस समय प्रॉपर नए व्यक्ति थे, आए हुए थे, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। 1920 में एक घोषणा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। 1920 में यानी कि अगली साल, 1919 के बाद अगली साल, और कहते हैं कि 1920 में एक घोषणा करते हैं कि सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार अमृतसर में हुए हत्याकांड के लिए माफ़ी मांगे। सरकार अमृतसर में हुए हत्याकांड के लिए माफ़ी मांगे तथा जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई करे। ये कहना था 1920 में किसका? महात्मा गांधी का। बहुत ध्यान से सुनिए। गांधी जी ने क्या कहा था कि जो अमृतसर हत्याकांड हुआ है सरकार उसकी जांच कराए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे और माफ़ी मांगे, जो ऐसा घोर अत्याचार, क्रूर अत्याचार जो हुआ है। समझ रहे हैं? तो फिर क्या होता है कि और उन्होंने फिर ये भी स्पष्ट कर दिया, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हम एक आंदोलन करेंगे। समझ रहे हैं? फिर हम एक असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग का मतलब इसका नाम असहयोग इसलिए पड़ा क्योंकि कांग्रेस उस समय अंग्रेजी शासन ने सहयोग नहीं किया, इस बात में सहयोग नहीं किया, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? असहयोग आंदोलन। यानी कि असहयोग आंदोलन इसलिए नाम पड़ा, उन्होंने कहा यदि सरकार हमारा सहयोग करती है, महात्मा गांधी ने, तब तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से था, यानी कि ये इसकी पृष्ठभूमि है जो हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई क्यों हुआ असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन ऐसे स्टार्ट हुआ, इसलिए स्टार्ट हुआ। यहाँ तक बात मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ तक मुख्य चीज़ें विषय वस्तु बता चुका। ठीक है, वैसे असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से अगर इसकी शुरुआत हुई थी तो 31 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत हुई थी, हमेशा याद रखना। यानी कि असहयोग आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत हुई थी, कई बार पूछे हैं, नहीं, औपचारिक शुरुआत जो हुई थी वो 31 अगस्त 1920 में हुई थी। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बातों को। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़े, देखिए इस असहयोग आंदोलन से संबंध में आपको दो प्रॉपर अधिवेशन याद होने चाहिए जहां इससे लिंक करते हैं। वो अधिवेशन सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, ध्यान से सुनिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में ये जो असहयोग आंदोलन है इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में सीधा पुट होगा, पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? स्वीकार 19 सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर? ये बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। दूसरा अधिवेशन क्या याद रखना है? दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन। दिसंबर यानी कि सितंबर के तुरंत बाद दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन। उसमें क्या होता? ये जो असहयोग आंदोलन था उसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब यहाँ से दो फैक्ट जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने ही बनने हैं, इसे याद रखिए। पहला कि असहयोग आंदोलन का जो असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1920। असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में पारित कर दिया गया? दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन। ये क्लियर होना चाहिए। कई बार प्रॉपर रूप से ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा क्योंकि ये असहयोग आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। दोनों अधिवेशन आपके याद हो जाने चाहिए। सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन
को स्वीकृति प्रदान की गई। दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया, यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया, पारित कर दिया गया। लेकिन औपचारिक रूप से जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जो हमें याद रखना, औपचारिक रूप से जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई वो हुई थी आपकी 31 अगस्त 1920 को, जो कि हमें प्रॉपर रूप से याद होना चाहिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन ये था, इस तरीके से चला। अब आप जान गए होंगे कि असहयोग आंदोलन का नाम असहयोग ही क्यों पड़ा। इसलिए पड़ा था क्योंकि अंग्रेज सरकार जो थी उसने गांधी जी की बातों पर अमल नहीं किया था, ना ही उनका सहयोग किया था। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बहुत ध्यान से सुनना। ये दरोगा वगैरह भर्ती के जितने भी सवाल हैं, ऐसे सवाल एसआई वगैरह में ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, पहले तो ये जान लें कि हिंसात्मक नहीं था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अपना अगर विरोध जताना है तो अहिंसात्मक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से नहीं। ये बहुत बेहतर वे में याद होना चाहिए। यानी कि असहयोग आंदोलन का विरोध, अगर गांधी जी ने ये बात रखी थी कि असहयोग आंदोलन का जो हम विरोध करेंगे वो अहिंसात्मक तरीके से करेंगे, ना कि हिंसात्मक तरीके से। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्या क्या विरोध किया इन्होंने, यानी कि असहयोग आंदोलन का क्या विरोध था? अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया भारत की जनता ने। सभी सरकारी स्कूल कॉलेज जो थे उस समय, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। माने यानी कि मत जाओ, समझ रहे? बहिष्कार का मतलब है मत जाओ। दूसरा, अंग्रेजी सरकारी टैक्स जो थे, टैक्स यानी कि कर, सरकारी जो टैक्स थे उनको देने का मना कर दिया, यानी कि उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया भारत की जनता ने। मैं बता रहा हूँ असहयोग आंदोलन के दौरान क्या चीज़ें निकल कर आई सामने। यानी कि ये आंदोलन एक ऐसा नहीं था कि ज़्यादा हिंसात्मक वाला, अहिंसात्मक तरीके से करना था। लेकिन ये बाद में रद्द क्या हुआ, स्थगित क्या हुआ, मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो पहले एक एक विषय वस्तु को ध्यान से सुनना है। तो दूसरा ये कि सरकार के जो सरकारी टैक्स था उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया भारतीय जनता ने। तीसरा, अगर हम तीसरे की बात करें, जो भी सरकारी अदालतें थी उस समय अंग्रेजी सरकार की, जो भी न्यायालय थी, अदालत थी, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके निर्णय को मत मानो। समझ रहे हैं? ये असहयोग आंदोलन था जो आप एक एक पॉइंट सुन रहे हैं। जितने भी सरकारी कॉलेज स्कूल थे उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सरकार के खुद के जितने भी टैक्स थे, खुद के टैक्स, उनको मना कर दिया, देने से मना करना शुरू कर दिया, यानी कि उनका भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सरकार की उस समय जितने भी न्यायालय थे उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना है। और सरकार उस समय जितना भी चुनाव करा रही थी, चुनाव वगैरह कराती, उनका भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो ये असहयोग आंदोलन अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन में ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार किया, चुनावों का भी बहिष्कार किया। यहाँ तक कि आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ध्यान से सुनेंगे, जो अंग्रेज सरकार के द्वारा उपाधि दी गई थी कुछ महत्वपूर्ण लोगों को, जो महत्वपूर्ण उपाधि कुछ जैसे कि कुछ रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह को कुछ उपाधि दी गई थी, वो उपाधियों को लौटाना शुरू कर दिया भारतीय जनता ने। किस लिए? क्योंकि दो काम जो हुए थे बैक टू बैक। एक तो रॉलेट एक्ट की बातें और प्लस साथ का साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आंदोलन के दौरान चली प्रॉपर। और ये भी हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट कि ये जो आंदोलन था ये भारत का प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि पूरी समस्त भारतीय जनता ने इसमें भाग लिया।
ये 1857 की क्रांति की तरह नहीं था कि कुछ हिस्सा छोड़ दिया कुछ हिस्सा रह गया, नहीं, यहाँ प्रॉपर रूप से सारे ने मिलकर भाग लिया। किसने? भारत की समस्त जनता ने मिलकर भाग लिया, यहाँ तक कि स्टूडेंट तक ने भाग लिया, इसमें विद्यार्थियों ने भी भाग लिया इस आंदोलन। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो याद रखना असहयोग आंदोलन 1920। अब आप समझ गए होंगे क्यों आया, कैसे आया। तो ये यानी कि ये विरोध हुआ, असहयोग आंदोलन के दौरान जो विरोध हुआ ये इस तरीके से हुआ। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। महात्मा गांधी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे इस आंदोलन के। ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इस आंदोलन को उन्होंने बोला था कि ये अहिंसात्मक तरीके से चलाना है हमें। कैसा? अहिंसात्मक तरीके से, यानी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आंदोलन करना। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन होता क्या है, डेट याद रखनी है, कई बार परीक्षा में पूछी जाएगी। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चौरा की घटना। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। इस विषय वस्तु को पूरी सुनोगे तो मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री के जो टॉप क्वेश्चन है ना, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आज इस क्लास के माध्यम से कवर हो जाएंगे। ठीक है? तो 5 फरवरी 1922 फिर एक घटना होती है स्टूडेंट। ये जो 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई जिसका नाम था उत्तर प्रदेश में हुई, पहले तो ये याद रखना। और उत्तर प्रदेश के, ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना हुई जहां पर एक भीड़ ने एक पूरे थाने में आग लगा दी। वहां 20-22 सिपाही और दरोगा तक जिंदा जला दिए गए। बहुत ध्यान से सुनना। इसी कारण कई बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, चोरी चौरा की घटना कहाँ हुई? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कई बार पूछा जाता है। कब हुई? 5 फरवरी 1922। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हो गई थी, ये बात सही है, लेकिन प्रॉपर धीरे धीरे असहयोग आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक? फिर एक घटना हुई थी 1922 में, 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। और इस घटना क्या है? अब घटना ने हिंसात्मक रूप ले लिया। भाई इस असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था, जो भी उद्देश्य थे इसके, वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना था। लेकिन यहाँ कैसा विरोध हुआ? हिंसात्मक तरीके से। तो क्या है कि गांधी जी को जैसे ही ये मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर ऐसी घटना हुई है जहां थाने को ही जला दिया गया, वहां 20-22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 5 फरवरी 1922 वापस ले लिया। इसी कारण कई बार क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा जाता है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा की घटना के कारण। इसीलिए कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि चोरी चौरा की घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को हुई, याद रखना। कई बार इसलिए प्रॉपर रूप से पूछा जाता है। तो इसीलिए ले लिया था गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था हम अहिंसात्मक तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने हिंसात्मक तरीका अपनाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने वापस ले लिया। बहुत ध्यान से सुनना। जब वापस ले लिया तो महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर, बहुत ध्यान से सुनिए, महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। समझ रहे हैं? यानी कि इस आंदोलन के दौरान जब उन्होंने वापस ले लिया आंदोलन, तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया? महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर, भाई नेतृत्व करता तो यही थे, तो लगना भी नहीं था,
तो राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इन्हें 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन किसी ऑपरेशन या किसी के कारण ये 1924 में ही छोड़ दिए गए, ये भी मैं बता दूं। लेकिन याद रखना है 6 वर्ष के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया। कई बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि फैक्ट है, निकल के आ रहा है कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद महात्मा गांधी को कितने समय के लिए जेल में डाल दिया गया था। तो कई बार प्रॉपर पूछा जा सकता है 6 वर्ष के लिए डाल दिया गया। ठीक है, एक एक चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अब आप देख रहे होंगे कि ये असहयोग आंदोलन असफल हो गया। भाई ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, बीच में स्थगित करना पड़ा महात्मा गांधी को। तो असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से असफल हो गया, यानी कि ये प्रॉपर रूप से सफल नहीं हुआ। जिसकी उम्मीद थी इतना सफल नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, इसके बहुत प्रभाव भी पड़े असहयोग आंदोलन के। भले ही ये असफल हो गया, लेकिन इसके प्रभाव भी पड़े। क्या प्रभाव पड़े? बहुत ध्यान से सुनेंगे। एकजुटता, इसमें संपूर्ण भारतीय जनता की एकजुटता देखने को मिली, यानी कि भारतीय जनता एकजुट हुई। भारतीय जनता को ये मालूम पड़ा कि एकजुट होने से ही काम बन सकता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो और क्या क्या यानी कि फायदे हुए, इसके फायदे भी बता रहा हूं। दूसरा, स्वराज का संदेश गया, यानी कि जनता को ये मालूम पड़ गया, प्रत्येक जनता को, प्रत्येक देशवासी को, कि हमें स्वराज ही लेना है आगे की तरफ, और बिना स्वराज के बात नहीं बन सकती है। समझ रहे हैं? स्वराज का संदेश गया प्रत्येक व्यक्ति के पास, इसका ये भी फायदा हुआ। दूसरा, तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय भावना का विकास देखने को मिला, या कह सकते हैं राष्ट्रीय भावना विकसित हुई प्रत्येक व्यक्ति में, क्योंकि जो सारे जाति भेदभाव को छोड़कर समस्त, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जाति भेदभाव, जितना भी जाति भेदभाव था, समस्त जाति भेदभाव को छोड़कर सारे लोग एकत्रित होकर, एकजुट होकर राष्ट्र के लिए आगे आए। तो कहीं ना कहीं पर यह बात क्लियर हो जाती है कि राष्ट्रीय भावना यहाँ विकसित हुई। भले ही असहयोग आंदोलन असफल हो गया, लेकिन ये कुछ ऐसी विषय वस्तु थी, ऐसे पॉइंट हैं जो सामने निकल कर आए, और ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट थे भारतीय जनता के लिए। एकजुट होना, स्वराज का संदेश गया, राष्ट्रीयता का विकास हुआ, और ध्यान से सुनिए, इन्होंने इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। मैं कुछ हिंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इन्होंने, यानी कि भारतीय जनता ने इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जब उनका बहिष्कार किया तो सीधी सी बात है, जो स्वदेशी वस्तु थी वो उस समय भारतीय लोगों ने खरीदी, तो इससे भारतीय लघु उद्योग में भी वृद्धि हुई। जो भारतीय उद्योग थे उनमें भी क्या आई, उनमें भी थोड़ी सी गति देखने को मिली, यानी कि वो उद्योग भी विकसित हुए। तो एक ये भी प्लस पॉइंट वहाँ पर देखने को मिला। कहाँ? जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था उसके लिए। और एक पॉइंट कि सरकारी जो शासन था, अंग्रेजी सरकारी शासन, उसका जो भय था जनता के अंदर, भारतीय जनता के अंदर जो अंग्रेजी शासन का भय था वो समाप्त हो गया। क्योंकि समाप्त हो गया तभी तो लोग सड़कों पर आ गए। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो भले ही असहयोग आंदोलन असफल हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने निकल कर आई जिससे आने वाले समय में, यानी कि आगामी जो समय है हमारा, उसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट सामने निकल कर आए। जैसा कि मैं फिर से एक बार बताऊंगा कुछ हिंट पॉइंट, जैसे कि एकजुटता देखने को मिली, ताकि आने वाले समय में इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला था। स्वराज का संदेश गया प्रत्येक घर में, क्योंकि वो बिना स्वराज के हमारी बात नहीं बन सकती, यानी कि गुलाम हम नहीं रह सकते। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का यदि बहिष्कार किया तो हमारे जो इंडिया के जो लघु उद्योग थे उनमें वृद्धि देखने को मिली। जैसा कि आज भी कहते हैं मोदी जी, स्वदेशी अपनाओ। समझ रहे हैं ना?
वही वाला सिस्टम। इसके अलावा जो भारतीय जनता थी उसके अंदर जो अंग्रेजी शासन का भय था वो समाप्त हो गया, क्योंकि लोग तभी तो क्या नाम है सड़क पर आ गए थे, इसलिए उनका भय समाप्त हो गया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पॉजिटिव पॉइंट भी निकल कर आया सामने। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन सफल हुआ या नहीं हुआ, असहयोग आंदोलन असफल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखना या अपना विरोध करना। 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा की घटना जो हिंसात्मक हुई, वहाँ आग लगा दी गई और 21-22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। वहाँ स्थगित इसलिए करना पड़ा क्योंकि असहयोग आंदोलन ने वहाँ हिंसात्मक रूप ले लिया था, जबकि गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये थी असहयोग आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि जो एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ से हमने बहुत पॉइंट क्लियर किए। रॉलेट एक्ट को यहाँ से क्लियर किया, चौरी चौरा की घटना यहाँ पर क्लियर हुई, और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन यहाँ पर क्लियर हुआ, और साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी कुछ तथ्य इस क्लास के माध्यम से क्लियर हुए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।